बच्चों, पिछली क्लास में हम ठोसों की द्रव्यमय विलयता हमने पढ़ा था कि ठोसों की द्रव्यमय विलयता जो है हम क्या होता है, कैसे कैसे वो परिवर्तित होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे उसमें परिवर्तन आता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गैसों की द्रव्यमय विलयता। मतलब गैसेस जो हैं वो किस तरह से द्रव में घुलेंगी और कैसे कैसे उनकी जो विलयता है वो परिवर्तित होगी, मतलब सोल्युबिलिटी है वो कैसे कैसे चेंज होगी, इसको हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि क्या गैसें, सारी गैसें द्रव में विलीन होती हैं या कुछ होती हैं या कौन कौन सी होती हैं। अगर हम देखें कोई भी गैस अगर हम लेते हैं किसी भी द्रव, जैसे सपोज हमने लिया जल, ये ले लिया हमने H2O। भाई H2O सबसे इजीली अवेलेबल है। तो कोई भी अगर हम द्रव लेते हैं, द्रव है ये, मतलब जो विलयन है हमारा वो द्रव अवस्था में है, तो जो भी द्रव हम लेंगे वो क्या होगा, हमारा विलायक होगा। जैसे पिछली क्लास में भी हमने देखा था, तो ये हमारा विलायक है। तो कोई भी विलायक हम लेते हैं, द्रव विलायक लेते हैं, तो उस द्रव विलायक में सभी गैसेस जो हैं घुलनशील होंगी, उसमें डिज़ोल्व होंगी, पर कोई गैस ज़्यादा घुलेगी, कोई गैस कम घुलेगी। जैसे अगर हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ऑक्सीजन जो है इसमें बहुत कम मात्रा में घुलती है, और अगर हम HCl लेते हैं तो HCl जो है वो जल में बहुत अधिक मात्रा में घुलती है। मतलब कोई गैस जो होगी वो हो सकता है बहुत ज़्यादा मात्रा में घुले, कोई गैस बहुत कम मात्रा में घुलेगी। इसी तरह से हाइड्रोजन H2 गैस अगर हम लेते हैं तो ये भी कम मात्रा में घुलती है, ये जो घुल रही है कम मात्रा में घुल रही है और ये अधिक घुलनशील है। तो ये हो गया जो गैस कम मात्रा में घुल रही है और ये अधिक घुलनशील है। तो अब कौन सी गैस अधिक घुलनशील होगी, कौन सी गैस कम घुलनशील होगी, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा गैस से कि गैस किस प्रकार की है। जो गैसें आसानी से द्रवीकृत हो जाती हैं, द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं, उनकी घुलनशीलता अधिक होती है, और जो गैसें आसानी से द्रवीकृत नहीं होती हैं वो उनकी घुलनशीलता भी जो होती है वो कम होती है। तो आप इसमें एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो सभी गैसें द्रव में घुलनशील होती हैं, सभी गैसें द्रव में घुलनशील होती हैं। कुछ गैसें अधिक मात्रा में घुलनशील होती हैं तथा कुछ गैसें कम मात्रा में घुलनशील होती हैं। मतलब कोई गैस ज़्यादा मात्रा में घुलनशील होगी और कोई गैस कम मात्रा में घुलनशील होगी, लेकिन सारी की सारी गैसें घुलनशील होंगी। जैसे क्या, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कम मात्रा में घुलनशील होती हैं जल में, जबकि HCl जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, वो जल में अधिक मात्रा में घुलनशील होती है। तो ये हमने दो गैस में अलग अलग केसेस लिए, 3 गैसेस के। अब हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं, जिससे क्या क्या घटक हैं जो घुलनशीलता को प्रभावित करेंगे। तो इसमें लिखो आप हेडिंग डाल के, मैं हेडिंग नहीं है अभी, द्रव में गैस की विलयता को निम्न घटक प्रभावित करते हैं। निम्न घटक प्रभावित करते हैं, कौन कौन से घटक हैं? पहला घटक हो गया गैस तथा विलायक की प्रकृति। गैस तथा विलायक की प्रकृति, या इसको हम स्वभाव भी लिख सकते हैं। स्वभाव, गैस तथा विलायक का स्वभाव। गैस और विलायक का जो स्वभाव होगा वो उनकी विलयता को परिवर्तित करेगा। कैसे करेगा, पहले हम देखते हैं गैस। जैसे अभी मैंने बताया, जो गैसेस आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाती हैं उनकी घुलनशीलता ज़्यादा होती है। जैसे HCl जो है वो आसानी से द्रव में परिवर्तित हो जाती है, जबकि जो O2 है, H2 है, हीलियम है, नाइट्रोजन है, ये गैसेस द्रव में आसानी से द्रवीकृत नहीं होती हैं, तो इनकी घुलनशीलता भी कम होगी। अब अगर हम देखें कि कौन सी गैस आसानी से द्रवीकृत होगी और कौन सी गैस मुश्किल से, मीन्स डिफ़िकल्ट
कौन सी गैस को द्रवीकृत होने में डिफिकल्टी होगी? भाई जो गैसेस ध्रुवीय गैसेस होंगी, ध्रुवीय अगर गैसेस हैं, पोलर अगर गैसेस हैं, तो वो आसानी से द्रवीकृत हो जाती हैं, और जो अध्रुवीय होती हैं वो आसानी से द्रवीकृत नहीं होती। जैसे O2, H2, He, हीलियम और नाइट्रोजन, ये जो हैं अध्रुवीय हैं। तो अध्रुवीय जो होगी वो आसानी से द्रवीकृत नहीं होगी, मतलब इनकी जो विलयता है वो कम रहेगी। जबकि अगर हम लेते हैं HCl, तो HCl की जो मीन्स ध्रुवीय गैस है HCl, तो इसकी जो मीन्स द्रवीकृत होने की प्रवृत्ति जो होगी वो ज़्यादा होगी, तो उसकी विलयता भी ज़्यादा रहेगी। ठीक, तो पहला ये हो गया। तो आप इसमें स्टेटमेंट लिख लीजिए। सामान्यतः आसानी से द्रवीकृत होने वाली गैसें, सामान्यतः आसानी से द्रवीकृत होने वाली गैसें, आसानी से द्रवीकृत होने वाली आसानी से द्रवीकृत होने वाली गैसें विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं, विलायकों में अधिक घुलनशील होती हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया HCl गैस O2 गैस की अपेक्षा, HCl गैस O2 गैस की अपेक्षा जल में अधिक घुलनशील होती है। HCl गैस O2 गैस की अपेक्षा जल में अधिक घुलनशील होती है। मतलब जो HCl गैस होगी वो ऑक्सीजन गैस से अगर हम घुलनशीलता कंपेयर करते हैं तो HCl गैस की जो घुलनशीलता है वो ज़्यादा होगी और O2 गैस की घुलनशीलता कम होगी। दूसरा अगर हम देते हैं विलायक, किस विलायक में घुलनशीलता ज़्यादा होगी, किस विलायक में घुलनशीलता कम होगी? अगर कोई ऐसा विलायक है जिससे गैस रासायनिक अभिक्रिया कर रही है तो उस विलायक में गैस की जो घुलनशीलता होगी वो ज़्यादा होगी। अगर जो भी हमारा विलायक है उससे गैस जो है रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर रही है तो उसमें उसकी घुलनशीलता कम होगी। मतलब अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है विलायक के साथ तो उस गैस की घुलनशीलता अधिक हो जाएगी। तो इसमें अगला पॉइंट लिख लेना आप, वे गैसें जो विलायक से क्रिया करती हैं, वे गैसें जो विलायक से क्रिया करती हैं वे विलायक में अधिक विलय होती, वे विलायक में अधिक विलय होती हैं। उदाहरण लिख लीजिए आप और एग्जाम्पल, अमोनिया और HCl, अमोनिया NH3 और HCl जल में अत्यधिक घुलनशील होती हैं क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया करती हैं। जैसे कि अमोनिया अगर हम लेते हैं, अमोनिया को जल में अगर हम डालते हैं तो अमोनिया जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NH4OH, ये बन जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। NH4OH बन गया, रासायनिक अभिक्रिया होगी इसलिए अमोनिया की जल में घुलनशीलता जो होगी, घुलनशीलता होगी, अधिक होगी। HCl की भी इसी तरह से जल में घुलनशीलता ज़्यादा होती है क्योंकि ये रासायनिक अभिक्रिया कर रहा है। तो मतलब ऐसी गैसें जो विलायक के साथ रासायनिक अभिक्रिया करेंगी उनकी घुलनशीलता अधिक होगी। आगे हम देखें तो ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा अगर हम देखते हैं जो कारक है जो घुलनशीलता को प्रभावित करेगा, विलायकों को प्रभावित करेगा, वो है ताप। ताप काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पे प्रभाव डालता है। जब हम गैसों को, जैसे सपोज हमने ये जल ले लिया, इसमें हम कोई भी गैस, जैसे ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन जल में घुलनशील होती है, उसी की वजह से जलीय जीव जो होते हैं वो सर्वाइव कर पाते हैं। अगर जल में ऑक्सीजन नहीं होगी तो जलीय जीव जो है जल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जब हम पानी को, सपोज ये हमारा स्टोव है, यहाँ पे इसको हम गर्म कर रहे हैं,
गर्म कर रहे हैं, गर्म करेंगे तो आपने देखा होगा कि अगर आप जैसे गिलास में, ट्रांसपेरेंट गिलास में, शीशे के गिलास में जो सफ़ेद ट्रांसपेरेंट हो, मतलब जिसमें आर पार दिखाई देता हो, ऐसा गिलास अगर आप लो, उसमें रख के पानी को गर्म करो, जैसे गैस पे या हीटर पे या किसी भी, मतलब कैसे भी आप गर्म करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आप उसको गर्म करोगे तो आप देखोगे साइड में छोटे छोटे बबल बनने लगेंगे, गोले बनने लगेंगे हवा के। अब वो हवा के गोले क्या होंगे, बबल जो होंगे, जैसे जैसे आप गर्म करोगे वो बाहर निकलने लगेंगे। वो बेसिकली क्या हो रहा है, वो जो जल में घुलनशील गैस है वो बाहर निकलती है। जल में जो डिजोल्व गैस होती है, विलायक में जो घुलनशील गैस होती है, वो बाहर निकलने लगती है। क्यों निकलने लगती है? क्योंकि गैस की जो विलयता होती है, जब गैस द्रव में घुलती है तो उसमें जो है वो जो क्रिया होती है वो ऊष्माक्षेपी क्रिया होती है, मतलब वहाँ से हीट निकलती है। हीट निकलती है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब जैसे जब गैस घुल रही है तो उसमें क्या हो रहा है, ऊष्मा निकल रही है। और मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, अगर घुलने की प्रक्रिया में लासातलीय प्रिंसिपल से हम बताते हैं कि अगर घुलनशीलता जो हो रही है, जब गैस घुल रही है उसमें ऊष्मा अगर निकल रही है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे जो विलयता है वो घटती चली जाएगी। तो मतलब यहाँ पे जैसे इसको हम गर्म करेंगे तो गैस क्या होगी, यहाँ से निकल जाएगी बुलबुलों के फॉर्म में, वो यहाँ से निकल जाएगी और जो विलयता है वो कम हो जाएगी। इसीलिए अगर हम सपोज हमारे पास हमने एक फिश टैंक लिया, 2 फिश टैंक लिए, ये एक हमारे पास फिश टैंक है, यहाँ पे इसमें वाटर हमने लिया है, इसमें आपकी फिश है, और दूसरा फिश टैंक है आपके पास। इसका तापमान है सपोज हमने ले लिया 35 डिग्री सेल्सियस, और इसका हो गया 15 डिग्री सेल्सियस, या फिर 15 ले लेते हैं। तो जिसका तापमान कम है उसमें ऑक्सीजन की विलयता ज़्यादा होगी, यहाँ तापमान ज़्यादा है तो यहाँ जो ऑक्सीजन की विलयता है वो कम होगी, मतलब लेस होगी। यहाँ पे ज़्यादा होगी, मतलब मोर होगी, मोर O2 इज़ देयर इन दिस सोल्यूशन। यहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे रहेगी। तो फिश जो है वो यहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, वो यहाँ ज़्यादा आरामदायक उसको महसूस होगा, यहाँ वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी। मतलब अधिक तापमान अगर हम लेते हैं तो अधिक तापमान पे जलीय जीव जो है वो उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो ऑक्सीजन गैस है उसकी विलयता कम हो जाती है। तो तापमान बढ़ने पर ऑक्सीजन की विलयता घटती है, तो उससे जलीय जीवों को समस्या उत्पन्न होती है। और अगर हम देखें तो आप एक इसमें स्टेटमेंट लिख लीजिए, अधिकांश गैसों की द्रव में घुलनशीलता, अधिकांश गैसों की द्रव में घुलनशीलता ताप में वृद्धि के साथ घटती है। ताप में वृद्धि के साथ घटती है, मतलब ताप बढ़ाएंगे तो घुलनशीलता क्या होगी, घट जाएगी, क्योंकि विलयता ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, क्योंकि विलयता ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, क्योंकि विलयता ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है, क्योंकि विलयता ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। ऊष्माक्षेपी मतलब एनर्जी वहाँ से निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी, और ऊष्माक्षेपी अगर प्रक्रिया है तो विलयता घटती है तापमान बढ़ाने पर। तो इसीलिए गैसों की जो विलयता है तापमान बढ़ाने पर क्या हो रही है, घट रही है, और जो उसमें गैस होगी वो बुलबुले की फॉर्म में निकल जाएगी, बुलबुले बनकर गैस बाहर आ जाएगी जैसे जैसे हम ताप बढ़ाएंगे। अब अगर हम देखें, यहाँ पे ले लेते हैं, एक साइड में हम ले लेते हैं विलयता, और यहाँ हम ले लेते हैं तापमान, टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ले लेते हैं।
तो जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विलेयता क्या होगी, घटती चली जाएगी। भाई तापमान कम है यहाँ पे तो विलेयता ज़्यादा है, यहाँ तापमान ज़्यादा होगी विलेयता कम होगी। जैसे जैसे तापमान बढ़ा रहे हैं विलेयता क्या हो रही है, कम होती चली जा रही है, घुलनशीलता कम होती चली जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने पर गैसों की द्रव में विलेयता कम होती चली जाती है। तो ये हो गया आपका ये ताप का इफेक्ट हमने देख लिया कि ताप किस तरह से प्रभावित करेगा गैसों की द्रव में विलेयता। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक है तीसरा है वो है दाब, प्रेशर। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है। तो इसको हम लेते हैं। हम दाब की अगर हम बात करें, तीसरा हो गया दाब। प्रेशर, प्रेशर अगर हम परिवर्तन करते हैं प्रेशर में तो गैस की विलेयता पे क्या प्रभाव आएगा। सपोज हमने ये ले लिया, यहाँ जल लिया, हमने विलायक लिया कोई भी, यहाँ पे इसको हम बंद कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं खुला होना चाहिए, नहीं तो गैस तो बाहर निकल जाएगी। यहाँ पे किसने हमने बाहर रख दिया W1, मतलब प्रेशर लगा रहे हैं। बाहर क्या है, प्रेशर ही है वो। यहाँ पे गैस रहेगी, भाई गैस है यहाँ पे। अब गैस है तो गैस क्या होगी, इसमें घुलनशील होगी। गैस की घुलनशीलता कैसे होती है, जैसे हमने देखा था कि ठोस द्रव में घुलनशील होते हैं। भाई ये गैस के जो कण हैं वो क्या होंगे, इसके जो सरफेस है उस पे जाके टकराएंगे और उसमें घुल जाएंगे। कुछ गैस के मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, मतलब कुछ घुल भी रहे हैं, कुछ बाहर निकल रहे हैं। तो जैसे हमने देखा था पिछली क्लास में कि जो ठोस का द्रव में विलेयता है वो एक गतिक साम्य प्रक्रिया है। इसी तरह से गैस की द्रव में जो विलेयता है वो भी क्या है, गतिक साम्य। गतिक साम्य होता है, मीन्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पे भी ये हो गया भाई, गतिक साम्य आ गया। अब हमने क्या किया, इसका दाब बढ़ा दिया भाई, और हमने यहाँ पे वजन रख दिया इसके ऊपर। भाई W1 था पहले, और थोड़ा सा हमने वजन बढ़ा दिया। अब यहाँ पे वजन क्या हो गया, W1 प्लस W2। जब वजन बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे हम, तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, आयतन इसका घट जाएगा। गैस का जो अमाउंट है, भाई गैस जो थी वो तो सेम ही रही, अब आयतन घट गया क्योंकि हमने दाब बढ़ा दिया। क्योंकि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हम अगर स्थिर ताप हम ले रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो दाब अगर बढ़ाएंगे तो आयतन घटेगा, इसी तरह से आयतन बढ़ाएंगे तो दाब घट जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, दाब उसको हमने बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। अपर साइड में एरो मतलब बढ़ा दिया, लोअर साइड में एरो होगा मतलब घटा दिया। बढ़ाया मतलब यहाँ पे आयतन घट गया, तो यहाँ पे भाई उतनी गैस पहले थी उतनी गैस यहाँ पे है, लेकिन कम आयतन में है तो जो घनत्व है वो बढ़ गया। अब ज़्यादा मॉलिक्यूल इसके सरफेस पे आके टकराएंगे, ज़्यादा टकराएंगे तो ज़्यादा ही इस जल में भी जाएंगे, मतलब घुलनशीलता जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता जो होगी वो बढ़ जाएगी। जैसे जैसे दाब बढ़ाते चले जाएंगे, द्रव में गैस की विलेयता जो होगी वो बढ़ती चली जाएगी। तो आप इसमें लिख लीजिए, स्टेटमेंट लिख लीजिए, गैस में द्रव की विलेयता, द्रव में गैस की विलेयता, द्रव में गैस की विलेयता दाब बढ़ाने के साथ साथ, द्रव में गैस की विलेयता दाब बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। द्रव में गैस की विलेयता दाब बढ़ाने के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। जैसे जैसे हम दाब बढ़ाएंगे तो द्रव में गैस की विलेयता जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ हो गया विलेयता, हमने ले लिया इधर, और यहाँ हो गया दाब। तो दाब जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे विलेयता भी बढ़ती चली जाएगी। पहले क्या था, पहले ग्राफ में हमने देखा था घट रहा था, तो भाई दाब बढ़ाया तो विलेयता भी बढ़ गई, दाब बढ़ाया और तो विलेयता भी और बढ़ गई। तो जैसे जैसे दाब बढ़ाएंगे विलेयता वैसे वैसे
बढ़ती चली जाएगी। ये हो गया। अब इसको बताने के लिए एक नियम आया, हेनरी ने एक नियम दिया। सबसे पहले हेनरी ने नियम दिया था कि भाई किस तरह से भाई हम निकालना, अगर हमें कैलकुलेट करना है मैथमेटिकली तो कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको, मात्रात्मक रूप से कैसे हम इसको ज्ञात कर पाएंगे। उसके लिए हेनरी ने एक नियम दिया था। हेनरी ने क्या कहा, हेनरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था। हेनरी भाई साहब ने बोला कि जैसे जैसे आप ताप बढ़ाओगे, जो दाब बढ़ाओगे तो विलेयता भी बढ़ती चली जाएगी। वो तो सेम है, लेकिन बढ़ेगी किस तरह से भाई। दाब अगर हमने सपोज 1 से 2 कर दिया तो विलेयता डबल होगी या 4 गुनी होगी या 6 गुनी होगी, 8 गुनी होगी, किस तरह से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि जो विलेयता होती है, विलेयता जो होगी वो दाब के समानुपाती होगी। मतलब जैसे जैसे जिस अनुपात में दाब बढ़ेगा उसी अनुपात में विलेयता बढ़ेगी। दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो ये हेनरी ने कहा था, हेनरी भाई साहब ने बताया कि दाब बढ़ाने के साथ साथ विलेयता बढ़ती चली जाती है और वो एक दूसरे के वो समानुपाती होते हैं। तो इसमें एक स्टेटमेंट लिख दीजिए, हेनरी के नियम के अनुसार, हेनरी है ये, हेनरी के नियम के अनुसार, ये कोमा लगा के लिखना, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता, स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलेयता विलयन पर गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। अब हम मान लेते हैं भाई क्या कह रहा है वो, जो कोई भी ताप अगर स्थिर है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो जो विलेयता होगी दाब के समानुपाती होगी। मतलब विलेयता इज प्रोपोर्शनल टू दाब। तो तापमान हमने ले लिया, क्या ताप ले लिया कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया। अब हम देखते हैं, सपोज हमने लिया विलेयता क्या है, m है, और प्रेशर क्या है, P है। तो m क्या होगा, m इज प्रोपोर्शनल टू P। m क्या हो गया, P के प्रोपोर्शनल हो गया। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Kp। ये K क्या हो गया, समानुपाती स्थिरांक, मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। तो इसमें पहले इसको लिखने से पहले यहाँ पे हम लिख लेंगे कि m क्या है और P क्या है। जो विलेयता लेते हैं हम वो प्रति आयतन वॉल्यूम में लेते हैं। मतलब 1 ml विलायक के आयतन में गैस का जितना मास घुलेगा उसी को हम क्या लेंगे, विलेयता लेंगे। तो इसमें आप आगे लिखिए, प्रति इकाई आयतन में विलेय गैस के द्रव्यमान को विलेयता कहते हैं। प्रति इकाई आयतन में विलेय गैस के द्रव्यमान को विलेयता कहते हैं। यदि m ये m गैस की विलेयता, यदि m गैस की विलेयता है और P गैस का आंशिक दाब है, और P गैस का आंशिक दाब है, P गैस का आंशिक दाब है, तब क्या हो जाएगा, m इज प्रोपोर्शनल टू P, समानुपाती हो गया, m इज इक्वल टू Kp। अगर P 1 है, मतलब ताप जो है हम दाब जो है इकाई ले रहे हैं, तो m क्या हो जाएगा, K के इक्वल हो जाएगा। मतलब इकाई दाब पर जो विलेयता होती है उसी को वही क्या है,
स्थिरांक कांस्टेंट। तो के में लिख लेना, के क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या स्थिरांक कांस्टेंट। तो के क्या हो गया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या समानुपाती नियतांक। तो ये हो गया, के हो गया समानुपाती नियतांक। तो इसमें इसके बाद लिखना पीज, यदि P1 है तो M क्या हो गया, के समान हो गया। तो इसका मतलब क्या है, इसको सपोज हम M1 ले लेते हैं अलग अलग करने के लिए। तो इसमें आप आगे लिख लेना, इसके आगे इकाई दाब पर गैस की विलेयता, इकाई दाब पर गैस की विलेयता समानुपाती स्थिरांक ब्रैकेट में लिख लेना के, समानुपाती स्थिरांक के बराबर होती है। मतलब दाब अगर P1 है तो M क्या हो जाएगा, के समान हो जाएगा। मतलब इकाई दाब पर गैस की जो विलेयता होगी वो समानुपाती स्थिरांक के समान हो जाएगी। तो ये हो गया। अब हम ले रहे थे भाई एक गैस अगर हमारे पास है तो उसका सपोज हम ले लेते हैं, ये विलेयता ले लेते हैं, इधर हमने ले लिया दाब, प्रेशर। अब हम दोनों का ग्राफ बनाते हैं तो ये इस तरह का ग्राफ आएगा। भाई अलग अलग गैसेस के लिए ये क्या आएगा, अलग अलग आएगा। ये हो गया O2 के लिए, ये हो गया N2 के लिए। भाई एक दाब पर कोई भी एक दाब ले लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस की विलेयता ज़्यादा है, नाइट्रोजन गैस की विलेयता कम है। ये जो एंगल है, कोण है, वो θ1 है और ये जो एंगल है वो हो गया θ2। तो ये जो K होगा, भाई हम विलेयता ये हो गई M और इधर आ गया P, M = Kp। तो एक लाइन की इक्वेशन ये हो गई और ये जो K होगा इसमें वो होगा स्लोप के इक्वल। और स्लोप जो होती है रेखा का वो होता है tan थीटा स्लोप होता है। तो थीटा एंगल यहाँ पे सपोज इसके लिए हो गया K1 और इसके लिए हो गया K2। तो K1 क्या हो जाएगा, K1 इसका एंगल कितना, θ1, तो K1 हो गया tan θ1 और K2 हो जाएगा tan θ2। तो इस तरह से हम K1 K2 निकाल भी सकते हैं, ग्राफ से भी निकाल सकते हैं अगर हमें ग्राफ दिया हो, या फिर जो भी डाटा दिया होगा उससे निकाल सकते हैं। तो अब इसको कॉपी कर लेना वीडियो को रोक के। यदि हम दो या दो से अधिक गैसों को, भाई हमने जैसे यहाँ पे गैस ली, द्रव के ऊपर हम यहाँ गैस फिल कर रहे हैं। ये गैसेस जो हैं हमने सपोज यहाँ पे बहुत सारी गैसेस ले ली, O2 भी ले ली, N2 भी ले ली, हीलियम भी ले ली। तो अगर बहुत सारी गैसेस लेंगे तो सब इसमें घुलेंगी, सब घुलेंगी तो कौन सी गैस किस अमाउंट में कितनी गैस घुल रही है वो अगर हमें ज्ञात करना है तो उस केस में हम थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं। किस तरह से परिवर्तन करते हैं भाई, परिवर्तन किस तरह से करेंगे, परिवर्तन हम इस तरह से करेंगे कि अब हम विलेयता को जो है वो मास से नहीं लेंगे, अब विलेयता को हम इसके मोल अंश से, भाई विलेयता में जहां हम मास ले रहे थे उसकी जगह क्या ले लेते हैं, हम मोल अंश ले लेते हैं। मतलब जो गैस जल में घुल रही है उसका जो मोल अंश, मोल प्रभाज होगा उसको हम विलेयता लेंगे। तो इसमें आप आगे लिख लीजिए, यदि दो अक्रियशील गैसों के मिश्रण को, यदि दो या दो से अधिक अक्रियशील गैसों के मिश्रण को विलायक के संपर्क में लाया जाता है, यदि दो या दो से अधिक अक्रियशील गैसों के मिश्रण को विलायक के संपर्क में लाया जाता है, विलायक के संपर्क में लाया जाता है, तो प्रत्येक गैस
तो प्रत्येक गैस अपने आंशिक दाब के अनुसार विलय होती है। तो प्रत्येक गैस अपने आंशिक दाब के अनुसार विलय होती है। यदि हम विलयन में गैस के मोल प्रभाज या मोल अंश यदि हम विलयन में गैस के मोल प्रभाज या मोल अंश को विलयता लेते हैं तो हेनरी का नियम क्या हो जाएगा? तो हेनरी के नियम को हम कह सकते हैं कि उस स्थिति में क्या होगा? विलयता लेते हैं, हाँ है तक लिख लिया। उसके बाद आप लिखिए इस परिस्थिति में हेनरी का नियम निम्नलिखित होगा। इस परिस्थिति में हेनरी का नियम निम्नलिखित होगा। क्या होगा? किसी गैस का विलयन में मोल अंश किसी गैस का विलयन में मोल अंश गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। मतलब विलयन में जो उसका मोल अंश होगा, मोल फ्रैक्शन होगा x, वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगा। अब इसको हटाते हैं, स्थिरांक आ जाता है पी के। अब इसको इधर लेके जाएंगे तो p इजिकल टू क्या आ गया? 1/k इंटू एक्स। इसके जगह 1/k के जगह हम क्या ले आते हैं? एक नया स्थिरांक ले आते हैं kh। इसको हम बोलते हैं हेनरी स्थिरांक। kh क्या है? हेनरी स्थिरांक है। तो ये आ गया p इजिकल टू kh इंटू एक्स। तो p क्या आ गया? kh इंटू एक्स आ गया। ये हमारे पास आ गया हेनरी इक्वेशन, हेनरी का समीकरण आ गया। ये होता है, इसी को बोलते हैं हेनरी समीकरण और kh को क्या बोलते हैं? हेनरी स्थिरांक। तो kh हो गया हेनरी स्थिरांक और ये समीकरण हो गई हेनरी का समीकरण। इसमें अगर हम देखें, अगर हमने दाब को स्थिर कर दिया, भाई प्रेशर स्थिर है, तो जैसे जैसे kh बढ़ेगा, भाई ये स्थिर है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा, गुणा जो होगी वो समान होगी। भाई ये बढ़ा है तो ये घट जाएगा और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। मतलब k जितना ज़्यादा होगा, हेनरी स्थिरांक जितना ज़्यादा होगा, गैस की विलयता उतनी कम होगी। तो इसमें लास्ट में एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, लाइन लिख लीजिए। हेनरी की समीकरण के अनुसार हेनरी स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, हेनरी की समीकरण के अनुसार हेनरी स्थिरांक का मान जितना अधिक होगा, गैस की विलयता उतनी कम होगी। तो ये हो गया दाब का प्रभाव किस तरह से। और सभी गैसेस के लिए ये जो हेनरी स्थिरांक है उसकी जो मान होता है वो अलग अलग होता है, वैल्यू अलग अलग होती है। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं तो हेनरी स्थिरांक का जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाती है। हेनरी स्थिरांक की वैल्यू बढ़ेगी तो मतलब विलयता क्या होगी? घटती चली जाएगी। तो आगे हम इसका देखेंगे कि कब ये एप्लीकेबल होता है, कब एप्लीकेबल नहीं होता है, और भी इसका जो है एप्लीकेशंस हम देखेंगे अगली क्लास में। अभी के लिए आपके लिए इसको स्टडी कीजिए आप। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आगे के जो भी पार्ट इसका रह गया है।